नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ में हूं तुषार शर्मा। भारत भ्रमण बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। बल्ले पर ड्रोन ब्रेडमैन की फोटो होनी चाहिए ताकि रन बना सके। केजरीवाल के लक्ष्मी गणेश वाले बयान पर गौतम गंभीर का तंज। मंदिर का विरोध करने वाले हिंदू बन रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। दूसरे दिन भी आतंक पर बरसे एस जयशंकर, बोले नई तकनीकों पर लगाम जरूरी। यूएन फंड में $5 लाख का ऐलान। दिल्ली में 16 नई लैंड फ्लाइट साइट खोलने की कोई योजना नहीं। आपके दावों को एनसीडी ने किया खारिज। नितिन गडकरी की कोशिश हुई फेल और एक और बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से उड़कर गुजरात पहुंचा। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारतीय नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीरें लगाने वाले बयान के बाद बुरी तरह से विवादों में फंस गए हैं और इसे लेकर बीजेपी आप पार्टी को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनके इस बयान का मजाक भी बनाया और अब पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी इस पर तंज कसा है। उन्होंने बीजेपी के साथ ही आपको बता दें केजरीवाल पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि इसी दौरान इस तरह हर बल्लेबाज के बल्ले पर ड्रोन बैट्समैन की फोटो होनी चाहिए ताकि रन बना सके। गौतम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे भी बात करता है और शायद मेरी मां ने भी ये सोचकर वोट दिया था कि पहली बार कि एक पढ़ा लिखा आदमी अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा तो दिल्ली की तस्वीरें बदलेंगी, दिल्ली बदलेगी। वो ये कहते हैं कि आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए आपको लक्ष्मी गणेश की तस्वीरें नोटों पर लगानी चाहिए। इस बयान के बाद के दिल्ली की जनता खुद को सवाल करना चाह रही है कि क्या ऐसी चीजें बदलती हैं क्या। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता करते हुए दिल्ली सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केजरीवाल को फर्जी करार करते हुए कहा कि ये मंदिर का विरोध करने वाले हिंदू बन रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने यह सरकार नया प्रोपेगेंडा चलाते हैं और जिससे इनके भ्रष्टाचार पर चर्चा ना हो। उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से पूछता हूं कि आप दिल्ली में मौलवियों को 18,000 रुपए साल का देते हो या मंदिरों के पुजारी, गुरुद्वारों को, ग्रंथों, चर्चों के पादरियों को भी रुपए देने के बारे में सोच रहे हो, क्यों नहीं दिया? सीधे तौर पर ये सवाल खड़े करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अरविंद केजरीवाल को फर्जी करार कहा और उन्होंने कहा कि ये मंदिर का विरोध करने वाले हिंदू बन रहे हैं। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की विशेष बैठक का आज दूसरा दिन है। दिल्ली के ताज पैलेस में ये बैठक जारी है और इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज फिर से आतंकवाद को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि हाल ही के सालों में आतंकवादी समूह ने विशेष रूप से खुले और उदार समाजों में तकनीक तक पहुंचाना प्राप्त करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। जयशंकर ने कहा कि आतंकवादी स्वतंत्रता, सहिष्णुता और प्रगति पर हमला करने के लिए खुले समाज की तकनीक है, धन और लोकाचार का उपयोग करते हैं। समाज को अस्थिर करने के उद्देश्य से प्रचार, कट्टरता और षड्यंत्र के सिद्धांतों को फैलाने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आतंकवादी और आतंकवाद समूह को टूल किट में शक्तिशाली उपकरण बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीटीएस के इस विशेष बैठक के लिए आज दिल्ली में आप सबकी उपस्थिति यहां पर हुई है, जो कि यूएनएससी के सदस्य और सदस्य देशों के आतंकवाद के महत्वपूर्ण और उभरते हुए पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की दर्शाते हैं। और आतंकवाद मानवता के ऊपर सबसे बड़े खतरों में एक है और यूएनएससी ने पिछले 2 दशकों से आतंकवाद जैसे खतरे से निपटने के लिए मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी प्रतिबंध व्यवस्था के आसपास निर्मित एक महत्वपूर्ण वास्तुकला विकसित की है। जयशंकर ने कहा कि भारत का सपना अनुभव बताता है और बता दें कि 2008 में मुंबई आतंकी गुटों ने अपने वीओआईपी तकनीक का इस्तेमाल किया था। वहीं हाल ही में दिनों में ये आतंकी गुट सीमा पर से ड्रग्स, हथियार भेजने और आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए ड्रोन क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं।
नई तकनीकों के आतंकी इस्तेमाल को रोकने के लिए जल्द कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आतंकवाद विरोधक तंत्र को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत इसके लिए अपनी तरफ से यूएन फंड में $5 लाख की आर्थिक योगदान राशि का ऐलान करता है। पहले दिन हुई इस बैठक में विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर अपना रोष जाहिर किया। उन्होंने इस दौरान चीन और पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और मानवता के लिए गंभीर खतरा है। बता दें कि पीड़ितों का नुकसान अतुल्य है और हम आतंकवादी के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की कोशिश में लग रहे हैं। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे। बता दें यहां उन्होंने बीजेपी को कूड़े के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में है और उसने दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़ दिए हैं। इस मुद्दे पर एमसीडी भी खुलकर सामने आई और बता दें कि एमसीडी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बातें स्पष्ट की गई। एमसीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट अमित कुमार ने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और लैंडफिल साइट को लेकर आंकड़ा बताया। कहा हम लैंडफिल साइट कम करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ओखला लैंडफिल साइट में कमी आई है। जो कूड़ा वो 1700 टन का था अब वो कम हो गया है। 16 नई लैंडफिल साइट खोलने की कोई योजना नहीं है, ना कोई जगह चिन्हित की गई है। 3 लैंडफिल साइट है और उनको कम करने और खत्म करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। सालों से दिल्ली वाले कूड़े से पहाड़ देख रहे हैं और हम एमसीडी चुनाव नजदीक हैं, जिसके मद्देनजर सियासत भी तेज हो रही है। कूड़े के पहाड़ के बारे में एमसीडी की तरफ से यह भी बताया गया है कि गाजीपुर लैंडफिल साइट की 18 लाख मीट्रिक टन ऊंचाई कम की गई, तो वहीं ओखला लैंडफिल साइट की चोटी की ऊंचाई 45 मीटर है। गाजीपुर लैंडफिल साइट में जो सबसे ऊंची चोटी है वो 65 मीटर की है। ओखला 45 लाख मीट्रिक टन कूड़ा है और गाजीपुर में 82 लाख मीट्रिक टन और बलसवा में 73 लाख मीट्रिक टन। हर दिन 11,000 टन कूड़ा दिल्ली के में जनरेट होता है और उसका 75% प्रोसेस हर दिन होता है। गाजीपुर में एक दिन में 1700 टन हर दिन लैंडफिल साइट पहुंचता है और 90 टन हर दिन प्रोसेस कर लेता है। वेस्ट बलसवा और 4500 टन हर दिन कूड़ा जनरेट होता है। बता दें कि 2300 टन बवाना प्लांट में प्रोसेस होता है। कूड़े को प्रोसेस करने के लिए हर लैंडफिल साइट हर मशीन लगाई गई है और जिनसे कूड़े को प्रोसेस किया जाता है। मौजूदा वक्त में ओखला में 14 मशीन, बलसवा में 13 और गाजीपुर में 12 मशीन मौजूद है। केंद्र सरकार की ओर से गुजरात के वडोदरा जिले में 21,935 करोड़ रुपए की टाटा एयरबेस सैन्य परिवहन विमान निर्माण सुविधा की स्थापना की घोषणा की गई। इस घोषणा से लगभग 3 सप्ताह पहले ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टाटा सन्स के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने टाटा समूह के विभिन्न व्यवसायों को विस्तार के लिए नागपुर स्थित मिहान को चुनने की अपील की थी। नागपुर से लोकसभा सदस्य नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर को एक पत्र टाटा समूह के प्रोजेक्ट्स को लिखा था। इसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में मिहान में एक SEZ बनाया है। मिहान के पास पर्याप्त और गैर एसिडेट भूमि है और टाटा समूह की कई कंपनियों के लिए मिहान और नागपुर के उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने पर कारोबार का विस्तार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इतने ऑफर के बाद भी प्रोजेक्ट बाद में गुजरात के खातों में चला गया। वहीं गुजरात में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ उतर आई हैं। बता दें कि विपक्ष का कहना है कि इतने कम समय में 2 मेगा प्रोजेक्ट का गुजरात में आना कुछ न कुछ खेल को दर्शाता है। बता दें कि 13 सितंबर को गुजरात के हिस्से में वेदांता एक्सप्रेस प्रोजेक्ट आया था और टाटा एयरबेस वाला प्रोजेक्ट भी इसके हिस्से में आया है। बता दें कि रक्षा सचिव अजय कुमार ने घोषणा की थी कि टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C995 परिवहन विमान का निर्माण करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर 2021 को 21,935 करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजना को मंजूरी दी थी। इससे पहले 15 सितंबर को महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने एक टेलीविजन चैनल से कहा था कि राज्य महीना में टाटा एयरबेस परियोजना प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
उनका यह बयान वेदांत की ओर से गुजरात के साथ 1,50,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को 2 दिन बाद आया, जिसमें महाविकास अघाड़ी गठबंधन से आलोचना की जा रही थी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में माफिया मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना लगातार जारी है। उनके और उनके परिवार पर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजाल अंसारी की संपत्ति कुर्क की गई है। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि आए दिन एक के बाद एक लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब लखनऊ में गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की करीब 12.5 करोड़ की प्रॉपर्टी गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर पुलिस ने कुर्क कर दी। पुलिस अध्यक्ष रोहन पी बोत्रे ने बताया कि माफिया और माफिया राज के खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। 4 महीने में मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी की करीब 70 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और आज की कार्रवाई लखनऊ में की गई, जिसकी कीमत 12.5 करोड़ बताई जा रही है। ये प्रॉपर्टी बंगला और जमीन है। ये प्रॉपर्टी अफजाल अंसारी की पत्नी के नाम से दर्ज की गई थी। इनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी के जितने भी सहयोगी हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और आने वाले समय में ऐसे लोगों की अधिक से अधिक संपत्ति जब्त की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जिसके तहत उन्होंने अपने संगठित अपराध से अर्जित किए धन से अपनी पत्नी फरहत अंसारी के नाम से भू संपत्ति अर्जित की थी। ये संपत्ति लखनऊ के मोहल्ला डाली बाग बटलरगंज एक्सटेंशन प्लॉट नंबर 14 की बताई जा रही है। हरदोई शहर के कोतवाली इलाके में पिता पुत्र की हत्या के मामले का एक पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या के प्रयोग में की गई लाइसेंसी राइफल, 2 तमंचे, कारतूस और हत्या के मामले में किया गया डंडा भी बरामद कर लिया है। मामूली विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर पिता पुत्र को मौत के घाट उतार दिया गया था, जबकि मृतकों के परिजन समेत 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे थे, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि रात शहर कोतवाली इलाके में भदोजा गांव में शिव कुमार उर्फ बाबू सिंह और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही उसके परिवार के अन्य सदस्य घायल हो गए थे। हत्याकांड की सूचना पाकर एसपी मौके पर पहुंचे थे और पूरे मामले के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया था। पिता पुत्र की हत्या के मामले में मृतक शिव कुमार सिंह के पुत्र शिवम सिंह ने गांव के ही गुड्डू सिंह और सौरभ सिंह और रमन सिंह और राजन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस हत्याकांड के खुलासे के लिए एसएसपी अनिल कुमार यादव, सीओ सिटी विनोद द्विवेदी के साथ पर्यवेक्षक में शहर कोतवाल का लगाया गया था। एसपी ने बताया कि पुलिस को मुखाबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद कुथुआपुर बाजार पुलिया के पास से पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मुख्य आरोपी राजीव कुमार सिंह उर्फ गुड्डू, सौरभ सिंह, रमन सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि मृतक के परिजनों से गाली गलौज को लेकर विवाद हुआ था। इसमें झगड़ा इतना बढ़ गया था कि बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद फायरिंग कर दी गई, जिसमें ये घटना सामने आई है। बता दें वहीं पुलिस ने तीनों की निशानदेही पर गांव के भीतर
उनके पुराने जमीन पर बने जानवर बांधने के गोंडे के कच्ची कोठरी के अंदर लाइसेंसी राइफल, अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और बांस का डंडा बरामद किया है। पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि बांस का डंडा सिर पर मारा गया था। एसपी ने बताया कि अभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और पूरे मामले में पुलिस अन्य आवश्यक कार्रवाई कर रही है। यूपी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद भी घूसखोरों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला रायबरेली जनपद का बताया जा रहा है, जहां पर घूस लेते हुए थाने के एक बाबू का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो की सत्यता की जांच करते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से बाबू के विरुद्ध मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उसे जेल भेजने की तैयारी भी विभाग द्वारा की गई और खबर के मुताबिक आरोपी घूसखोर बाबू मस्जिद की बछरवा थाने में उर्दू अनुवादक के पद पर तैनाती थी। वायरल वीडियो में पीड़ित को एक मामले में राहत देने के लिए उर्दू अनुवादक मस्जिद ने घूस की मांग की। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीड़ित ने बाबू को घूस का पैसा दिया, जिसके बाद वो रुपए को गिनते हुए दिखाई दे रहा है। तभी किसी ने उसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह मामला जब पुलिस अध्यक्ष आलोक प्रियदर्शी के सामने आया तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले की जांच के निर्देश दिए, जिसमें सत्यता पाए जाने के बाद आरोपी बाबू के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और घूसखोरी के इस वीडियो पर पुलिस अध्यक्ष के सख्त तेवर देखकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अध्यक्ष ने केवल निलंबन की कार्रवाई की, बल्कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आरोपी बाबू के खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेजने का सख्त निर्देश दिया। हेड स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद सपा नेता आजम खान की यूपी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने घोषणा की कि अब इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यदि 2 साल से अधिक की सजा हो तो सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी। उसी अनुक्रम में विधानसभा सचिवालय ने फैसला दिया होगा। हम सबको कानून का पालन करना चाहिए। यूपी में 100% कानून का पालन करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध तक जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि हम हर स्थिति में सूचिता के तहत एक ऐसी सरकार दे रहे हैं जो आम आदमी, गरीब आदमी की सरकार है। जनता का भरोसा दिन प्रतिदिन पीएम मोदी के प्रति बढ़ता जा रहा है। आजम खान की सदस्यता जाने का फैसला न्यायालय और विधानसभा सचिवालय के बीच का है। वहीं पूर्व काल में जब कोई चुनाव जीत जाता था या कोई चुनाव हार जाता था तो जीतने वाला विधायक जब लखनऊ आता था तो हारने वाला विधायक उसे अपने आप फ्लैट की चाबी सौंप दिया करता था। अपना धोती कुर्ता लेकर अपने गांव क्षेत्र की तरफ प्रस्थान कर दिया करता था। वहीं अब किसी के खिलाफ जब चुनाव लड़ेंगे तो लोग उसे दुश्मनी के तौर पर लेते हैं। मेरा मानना है कि हम सभी को सूचित के साथ अपनी परंपरा, भारत की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हेड स्पीच से बचना चाहिए। ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो दूसरों को मानसिक प्रताड़ित करे, सामाजिक विद्वेष फैलाता हो या भाईचारे को भंग करता हो या समाज में दंगा फसाद की नौबत लाता हो। यह फैसला एक उदाहरण के तौर पर होना चाहिए। सबको इससे सीख लेनी चाहिए और अपनी भाषा का इस्तेमाल ऐसे करें कि किसी को बुरा ना लगे। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र स्थित दबंगों द्वारा कई गरीब परिवारों का धोखे से धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। बता दें कि मंगतपुरा निवासी कई पीड़ित परिवार बीजेपी नेताओं के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंच गए। यहां उन्होंने दबंगों की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी नेता दीपक शर्मा के साथ मंगतपुरा स्थित झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले कई गरीब परिवार एसएसपी ऑफिस पहुंचे। पीड़ितों ने बताया कि वो सब ठेला चलाकर और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद होने के कारण उनके भूखे मरने की स्थिति आ गई तो इस दौरान क्षेत्र के रहने वाले कुछ दबंग लोगों ने उन्हें अपने भाई बंधु बताकर कर्ज के रूप में उन्हें रुपए दे दिए। और वहीं पीड़ितों ने आरोप लगाया कि दबंग व्यक्ति शुरू से ही भगवान एक है जैसी बात कर रहे हैं, मजदूर पर ईसा मसीह को पूजने का दबाव बनाते रहे हैं। इसी के साथ ही उन्हें प्रार्थना के लिए चर्चा में लिया जाता है। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद कुछ दिन पहले क्षेत्र के रहने वाले दबंग लोग इन मजदूर परिवारों को दूसरे चर्च में ले जाने लगे और उन पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जाने लगा।
और क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों के मुताबिक दीपावली पर वो अपने घरों में लक्ष्मी पूजन कर रहे थे। इस दौरान दबंगों ने अपने घरों पर हमला बोल दिया और देवी देवताओं की तस्वीरें भी फाड़ डाली। साथ ही उन्हें बताया कि उनका धर्म परिवर्तन हो गया है। मजदूरों का आरोप है कि दबंगों ने धोखे से उनका धर्म परिवर्तन करवाया। बीजेपी नेता दीपक शर्मा ने इस गहरी साजिश बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। वही मामला संज्ञान में आने के बाद एसएसपी ने तत्काल जांच और कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सुनो, तेल वेल सब खत्म हो गया। अरे संडे तक तो चलाओ यार। संडे क्यों? क्यों संडे? हर काम संडे। चेक करो डील शेयर ऐप। डील शेयर ऐप पर मिलते हैं इंडिया के सारे टॉप ब्रांड्स और हजारों लोकल ब्रांड्स भी। यहाँ बेस्ट क्वालिटी आइटम्स पर शहर में सबसे सस्ते डील्स पा सकते हैं, वो भी हर घंटे। और तो और फ्री डिलीवरी, डेली कैशबैक एंड कॉन्टेस्ट भी। अरे मान गया बाबा, लो अभी ऑर्डर करता हूँ ना। अरे ये क्या है? हाँ, मैंने तो कल ही ऑर्डर कर दिया था। अभी गूगल प्ले स्टोर से डील शेयर ऐप डाउनलोड करें और हर दिन बेहतरीन डील्स का फायदा उठाएं। डील शेयर, आपकी ऑनलाइन दुकान। ब्रेक में आपका स्वागत शुरू करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी विभागों में काम कर रहे 1,10,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को नियमित करने का फैसला किया। सभी संविदा कर्मियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के दायरे में लिया जाएगा। यह नियम राज्य के सभी विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मी पर लागू होगा। इस नियम के लागू होने से सबसे पहले अब काम कर रहे संविदा कर्मियों को इंक्रीमेंट देने और उन पदों को स्थायी करने का, उन्हें सरकारी नौकरी में परमानेंट करने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 का प्रस्ताव पास होते ही कर्मचारी संगठन इसका विरोध में आए हैं। जोधपुर पंचायती राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह मितोड़िया ने बताया, कर्मचारियों के पूर्व में एक किए गए काम को एक्सपीरियंस के साथ नहीं जोड़ा गया है, जिससे चलते कर्मचारियों को लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि संविदा पर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी उम्र 30 वर्ष लगाकर 58 वर्ष है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 25 साल से सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में इसे बदलाव किया जाए जिसमें उनको फायदा मिल सके और सरकार में उसे संशोधन करना होगा, ताकि कर्मचारी संघ विरोध करेंगे और ये पूरा मामला इसको लेकर सामने आया है। केंद्र को नया अध्यक्ष बनाने के बाद से ही नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कई बड़ी चुनौतियां सामने आई हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती के रूप में राजस्थान की राजनीति हलचल तेज होती हुई देखी जा रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अध्यक्ष बनते ही खड़गे राजस्थान को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो इस पूरी तरह से उल्टी है। सूत्रों ने बताया है कि फिलहाल खड़गे अब ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इस खबर के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अशोक गहलोत की कुर्सी पर से खतरा टल गया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले जयपुर में जो लोग कुछ हुआ था, उसके बाद अटकलें लगाए जा रहे थे कि अध्यक्ष बनते ही खड़गे कोई बड़ा फैसला लेंगे। अब इन अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। माना जा रहा है कि खड़गे गहलोत को हटाने के पक्ष में है और बता दें इसका यही मतलब है कि बगावत की रणनीति बनाने वाले अशोक गहलोत को करीबियों पर फिलहाल कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। पिछले कुछ सालों के दौरान गहलोत और पायलट की भिड़ंत कांग्रेस के लिए मुसीबत बनी हुई थी और नया मोड़ तब आया था जब गहलोत के समर्थन में करीब राजस्थान कांग्रेस के 100 विधायक पार्टी नेतृत्व के खिलाफ उतर कर आए थे। बूंदी जिले के बड़ौदिया, ठीकरदा, नैनवा और देई कस्बे में रियायत कॉलोनी परंपरा के तहत बाबा खान से भैरू की सवारी निकाली गई और सवारी में हजारों की तादाद भक्तों में जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान कलाकारों ने अपने बेहतरीन करतब भी दिखाए। इसे देखते ही लोग आंखें ठहर गईं और कहीं कांच के
गिलास नुमा आकार पर खड़ी कार और तो वहीं हवा में मोटरसाइकिल एक छोटी सी पाइप पर बिना स्टैंड के खड़ी थी। यही नहीं, कई आश्चर्यचकित करने वाले कारनामे यहां देखने को मिले और रियायत कॉल से दही कस्बे में भाई दूज के बिना बाबा घास भैरू की सवारी निकाली जाती है। इसके बाद घास भैरू के थानक से पूजा अर्चना के बाद सवारी शुरू हुई। इसमें सवारी के दौरान भक्तों ने परंपरा अनुसार बाबा को जगह जगह पर भोग लगाया। वही मान्यता के अनुसार छोटे बच्चों को बीमारियों से बचाव के लिए घास भैरू की जुड़ी के नीचे से निकाला गया। हर साल की तरह शीतला माता मंदिर पर बाबा के मिलन की परंपरा निभाई गई। यहाँ पहली बार अजीबोगरीब नजारा सामने आया। बाबा के मिलन के दौरान जब तक बाबा की प्रतिमा रुकी नहीं, तब तक बाबा के सामने सड़क पर कीचड़ और पानी होने के बाद भी बिना किसी रसायन के अचानक आग जलती रही, जो लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई। और ये पूरे सवारी इसकी निकाली गई और इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। राष्ट्रीय मुकुंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्य में जल्द ही बाघ की दहाड़ सुनाई देगी और जंगल आबाद होगा। लंबे समय से राजस्थान में कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को बाघ की तलाश है। बाघ को कोटा लाने के लिए वन फॉरेस्ट की ओर से तैयारी कर ली गई है। और बता दें कि गत 17 अक्टूबर को मुकुंदरा में बाघ आने की पूरी संभावना थी, लेकिन अंतिम समय में स्थानीय विधायक दानिश अब्रार से हस्तक्षेप के चलते मामला टल गया था। उसके बाद विधायक दानिश अब्रार ने सीसीएफ कार्यालय पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सीसीएफ के खिलाफ अभ्यर्थित भाषण देने के सार्वजनिक रूप में विधायक को माफी मांगनी पड़ी थी। विधायक दानिश अब्रार और सीसीएफ फील्ड डायरेक्टर सेडूराम यादव के बीच काफी नोकझोंक भी हुई थी। इस घटनाक्रम की रिपोर्ट राज्य सरकार के स्तर पर जाने के बाद सरकार ने मुकुंदरा में बाघ भेजने का आदेश फिर से जारी कर दिया था। इसके बाद वन विभाग की ओर से दोबारा डायरेक्टर्स की 3 सदस्यीय कमेटी में टीम को गठित कर दिया गया, जिसके बाद बाघ और टीम पर आवश्यक चिकित्सा परीक्षण का मुकदमा के लिए रवाना हुई। तो ये पूरा मामला सामने आया है, जिसके चलते बाघों के आने का जो रुकावट थी वो पैदा हो गई थी प्रदर्शन के चलते। राजस्थान में दीपावली के त्योहार पर राजस्थान डिस्कॉम ने बिजली उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज का झटका दे दिया है। प्रदेश में 1,47,00,000 बिजली उपभोक्ता हैं और इनमें से 15.70 लाख करोड़ कृषि उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज नहीं लगेगा। बाकी 1,41,30,000 उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज लगेगा। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के बिल में फ्यूल सरचार्ज का अतिरिक्त करंट अगले 2 महीने भी जारी रहेगा। बिजली कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए कोयला और परिवहन ने अतिरिक्त खर्च का आकलन किया, जिसके चलते उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट 21 पैसे की रिकवरी निकाली गई। दरअसल हर साल तीनों डिस्कॉम के पावर परचेज समेत अन्य खर्च की गणना के बाद राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग उपभोक्ताओं की बिजली दर तय करता है। इसमें आयोग फिक्स कॉस्ट के साथ ही वेरिएबल कॉस्ट के रूप में बिजली दर निर्धारित करता है। वेरिएबल कॉस्ट कोयला, डीजल और परिवहन के खर्चे के अनुसार ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी वसूली उपभोक्ताओं से करने का प्रावधान नियमों में है। प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर 2021 और दिसंबर 2021 के लिए फ्यूल सर्च की राशि 2021 और 21 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की गई है और ये राशि पिछली तिमाही जुलाई 2021 से सितंबर और 2021 के उपभोग पर वसूलनीय है। प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत ने बताया है कि उपभोक्ताओं पर आने वाले भार को देखते हुए फ्यूल सरचार्ज राशि को 2 समान किस्तों में नवंबर और दिसंबर महीने में 2022 के बिजली बिलों के माध्यम से वसूल किया जाना प्रस्तावित है और कृषि श्रेणी में लगने वाले फ्यूल सर्च की राशि को राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जाएगा। सावंत ने यह भी साफ कर दिया है कि विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशानुसार फ्यूल सरचार्ज की गणना को स्वतंत्र ऑडिट द्वारा वेरिफिकेशन के पश्चात ही लागू किया जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।